बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, स्पेकुलेशन बिजनेस आज की हमारी डिस्कशन है। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है? सर जी, किसी भी चीज की कीमत बढ़ रही हो और बढ़ती हुई कीमत से फायदा उठाने के लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ये उम्मीद से कि जनाब मैं ये फलां चीज़ खरीद लूँगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट से आप कीमत के बढ़ने से फ़ायदा उठाना आपका मकसद होता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट करना जिससे आप कीमत के बढ़ने से फ़ायदा उठाएं और सबसे इम्पोर्टेंट उस प्रोडक्ट की एक्चुअल डिलीवरी ना लें। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है 6 माह बाद मैं 10 तोला गोल्ड लूँगा, ठीक हो गया। आज गोल्ड का रेट चल रहा है 2,20,000 रुपये। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 6 माह बाद गोल्ड का रेट बढ़ेगा। 6 माह बाद मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं कि मैं 2,22,000 रुपये तोले के हिसाब से गोल्ड खरीद लूंगा। 6 माह बाद गोल्ड का रेट हो जाता है 2,30,000। मुझे कितने रुपए का पर तोला फायदा हो गया? 8,000 रुपये का। 10 तोले का कॉन्ट्रैक्ट था तो टोटल कितने का फायदा हो गया? 80,000 रुपये का। ये 80,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पूरा होने पर मैं उससे कहता हूं सोना मैंने खरीदना है, सोना मुझे नहीं चाहिए, सोना मैंने नहीं लेना था, बस ये जो प्राइस का डिफरेंस है ये पैसे मुझे दे दो। सर जी समझ आ रही है? दिस इज स्पेकुलेशन बिजनेस। मैंने गोल्ड खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, पॉइंट नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट किया। पॉइंट नंबर 2, इसमें मेरा मकसद प्राइस फ्लक्चुएशन से गेन हासिल करना था। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 एक्चुअल डिलीवरी ना लेना। एक्चुअल डिलीवरी ना लेना। सजी ये 3 बातें। स्पेकुलेशन बिजनेस मीन्स एनी, सर जी एक्चुअल डिलीवरी ना लेना ये बड़ी अहम बात है। आपको पता है प्लॉट्स में क्या चक्कर चल रहा है? सोसाइटी कटती है, सोसाइटी का नक्शा बनता है और नक्शे पर प्लॉट नंबर लिखे होते हैं। अभी एक्चुअल में कोई प्लॉटिंग नहीं हुई। 2 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदता है कोई बंदा, 3 करोड़ का बेच देता है। वो कभी प्लॉट लेना ही नहीं चाहता था, वो सिर्फ ये चाहता था प्लॉट का रेट बढ़े और मैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं, जिसको आम जुबान में कहते हैं ना, दिहाड़ी लगा लेना। स्पेकुलेशन बिजनेस असल में ये है कि आप कोई प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठा लेना। आपका असल मकसद, आपने असल में वो चीज खरीदनी ना हो। सर बिटकॉइन करेंसी तो एक एक्चुअल आइटम है, आप वो तो है ही इंटेंजिबल। बिटकॉइन ने तो वैसे भी आपके हाथ में कभी आना ही नहीं ना था। लेकिन एक आइटम है जो कि कॉटन है, गोल्ड है। सर गन्ने की फसल, अगले साल की गन्ने की फसल का रेट तय हो रहा है इस वक्त। तय हो गया जी कि 5 एकड़ पर जितना गन्ना निकलेगा वो 50 लाख रुपए में आपको मिलेगा। एक बंदे ने वो गन्ने की फसल खरीदी और शुगर मिल वाले को बेच दी। तो यार एक्चुअल में गन्ना तो उगना ही अगले साल है यार, मेरा पॉइंट समझ रहे हो? उसने एंटीसिपेट वो 50 लाख की खरीद के शुगर मिल को 60 लाख की बेच दी, बस ठीक है। सर समझ आ रही है? यहां पर ये स्पेकुलेशन है, बढ़ती हुई कीमतों से फायदा उठाना, ये स्पेकुलेशन। एंड ये बिजनेस है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है किसी चीज को खरीदने का या बेचने का, इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स, और जो अल्टीमेटली सेटल हो जाता है अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी, जो अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी सेटल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं है? कहते इसमें क्या शामिल नहीं है? सर जी स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है?
जल्दी से ये 4 लाइनें पढ़ें, फिर इसकी एक्सेप्शन पढ़ाता हूं। बस 3 बातों पे बड़ा ध्यान रखना है। बात नंबर 1, सर ये कॉन्ट्रैक्ट है। बात नंबर 2, इसका मकसद पैसे कमाना था। बात नंबर 3 और सबसे अहम बात, एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेनी, अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी। सर जी क्या ये बात क्लियर होगी? यस और नो? A contract in respect of raw materials or merchandise is entered into by a person in the course of a manufacturing or mercantile business to guard against loss through price fluctuation. सर जी अब ये वाला पॉइंट ध्यान से समझिएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है ये बता चुका। स्पेकुलेशन बिजनेस की एक्सेप्शन, स्पेकुलेशन बिजनेस की एक्सेप्शन क्या है? सर जी मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 1000 टन शुगर डिलीवर करूंगा एट द रेट ऑफ 50,000 पर टन। जैसे ही मैंने, कब डिलीवर करूंगा? फॉर एग्जाम्पल ऑन 31 दिसंबर 2024। जैसे ही मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे सबसे बड़ी पता क्या टेंशन लगेगी? सर जी गन्ने की कीमत बढ़ ना जाए। मैंने शुगर बनानी है तो मुझे क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। सर शुगर केन की कीमत अगर बढ़ गई तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में मुझे क्या हो जाएगा? लॉस। यार मेरे साथ चल रहे हो? गन्ने की कीमत बढ़ गई तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो जाएगा। अब मैं चाह क्या रहा हूं? अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इस लॉस से बच जाऊं। उस लॉस से बचने का क्या तरीका है? उसी दिन मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 10,000 टन शुगर केन खरीदूंगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 10,000 टन शुगर केन खरीदूंगा। 10,000 टन शुगर केन खरीदूंगा। किस रेट पर? 10,000 टन शुगर केन खरीदूंगा एट द रेट ऑफ 50,000 पर टन। किस रेट? 10,000 टन शुगर केन खरीदूंगा एट द रेट ऑफ लेट से 200 पर टन। एक अच्छा ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था इसमें मैंने एक्चुअल में गुड्स डिलीवर करनी थी। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मैंने क्या कर दिया? इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10,000 टन शुगर केन खरीदने का। अब वो कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है ना दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए कि मेरी प्राइस, शुगर केन की प्राइस लॉक हो जाए। सर जी जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो असल फायदा क्या होता है? मेरी प्राइस लॉक हो जाती है। अब बात को कंक्लूड करने लगा हूं। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें एक्चुअल डिलीवरी देनी थी और उस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस से बचने के लिए मैंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। गर्चे ये एक्चुअल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन इसको स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं समझा जाएगा। सर जी क्या मेरी ये बात पिक कर गए? यस और नो? अंग्रेजी पढ़ाता हूं।
कॉन्ट्रैक्ट खरीदना था, अब कॉन्ट्रैक्ट किया रॉ मेटेरियल या मर्चेंटाइज को खरीदने का, is entered into by the person in the course of manufacturing or mercantile business to guard against loss through price fluctuation for the purpose of fulfilling the person's other contract for the actual delivery of goods to be manufactured or merchandise to be sold. वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट किया था रॉ मटेरियल को खरीदने का या मर्चेंडाइज को खरीदने का, इज एंटर्ड इनटू बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग और मर्केंटाइल बिजनेस टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन। सर जी मैंने रॉ मटेरियल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है ताकि मैं प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस से बच जाऊं। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है जिसमें मैंने एक्चुअल डिलीवरी देनी है। या मेरी बात समझ आ रही है? मैंने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है शुगर केन को खरीदने का, प्राइस फिक्स किया ताकि मैं प्राइस फ्लक्चुएशन से बच जाऊं, क्योंकि मैंने जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ उसमें मैंने एक्चुअल डिलीवरी देनी है। इस केस में ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं देनी, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं समझा जाएगा। सर जी क्या ये बात क्लियर हुई है? यस और नो? एक कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल डिलीवरी का किया और उसका रॉ मटेरियल खरीदने के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें आपने एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेनी थी बल्कि प्राइस फ्लक्चुएशन से बचना था। तो वो जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेनी थी और प्राइस फ्लक्चुएशन से बचना था, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेनी थी और प्राइस फ्लक्चुएशन से बचना था, तो जनाब इस केस में वो कहता है कि ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं समझा जाएगा। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं समझा जाएगा। जल्दी से ये पढ़ लीजिए फिर मैं आगे चलूंगा। भाई मुझे पानी कह दे दीजिए। सर जी आपको पता है स्टॉक मार्केट में ऐसा भी हो जाता है कि मैं असेस कर रहा हूं कि फ्यूचर में शेयर की कीमत कम हो जाएगी या डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, तो मैं आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं कि मैं 31 दिसंबर को डॉलर 300 के हिसाब से बेच दूंगा। मैंने भी खरीदा नहीं हुआ, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिए और मुझे लगता है 31 दिसंबर तक डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, मैं डॉलर मौके पे खरीद के बेच दूंगा और मुझे फायदा हो जाएगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये अगर ऐसा हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट है 31 दिसंबर को सेल करना है डॉलर 300 के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट है 31 दिसंबर को सेल करना है डॉलर 300 के हिसाब से। इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे अब अगली टेंशन यह है कि अगर रेट बढ़ के 315 हो गया तो मैं पैसा कहां से पूरा करूंगा? सर समझ आ रही है? मैंने अपने आप को सेव पता कैसे किया? मैंने एक परचेज का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया कि मैं 290 का परचेज करूंगा। अब आप देखें मैं इजी हो गया हूं। मैंने 290 का खरीद के 300 का बेचना है बस। इस पहले कॉन्ट्रैक्ट में लॉस से बचने के लिए मैंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया है। सर ये भी स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं। सर वो कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक एंड शेयर्स इज एंटर्ड इनटू बाय द डीलर और इन्वेस्टर देयरइन टू गार्ड अगेंस्ट लॉस इन द पर्सन्स होल्डिंग ऑफ स्टॉक एंड शेयर थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन। अगर इन्वेस्टर या डीलर लॉस से बचने के लिए, अगर इन्वेस्टर या डीलर लॉस से बचने के लिए contract in respect of stock and shares is entered into by the dealer or investor
to guard against loss in the person's holding of stock and share through price fluctuation. Price fluctuation में contract है, stock and share contract in respect of stock and shares is entered into by a dealer or investor to guard against loss in the person's holding of stock and shares through price fluctuation. यार आपको ये वाली स्टोरी समझ आई है? किस तरह से लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट में लॉस से बचने के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सर समझ आ रही है? इस केस में ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा. तीसरा, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है या फॉरवर्ड मार्केट का मेंबर है और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसे करता है. किसका मेंबर है? फॉरवर्ड मार्केट का मेंबर है या स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है. A contract is entered into by a member of forward market or stock exchange in the course of any transaction in the nature of jobbing to guard against loss which may arise in the ordinary course of person's business. Contract enter हुआ है, forward market का contract है या stock exchange का contract है. In the course of any transaction in which nature of jobbing to guard against loss. सर इसका रूटीन का काम है स्टॉक शेयर्स बेचना और खरीदना. एक बेचता है, एक बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो साथ ही खरीदने का कर लेता है. एक खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो साथ ही बेचने का कर लेता है. यार मेरी बात समझ आ रही है? ये तो इन्वेस्टर ने तो ये काम करना है वन ऑफ, लेकिन ये जो स्टॉक मार्केट का मेंबर है ये वाला काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रूटीन में कर रहा होता है. सर अगर कोई फॉरवर्ड मार्केट का मेंबर या स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में forward market stock exchange in the course of any transaction in the nature of jobbing to guard against any loss which may arise in the ordinary course of person's business, जो ordinary course of person's business में कर रहा हो तो वो speculation business नहीं होगा. मैंने 6 बातें गिनती की आपको बताई हैं. बात नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट करना पैसा प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाने के लिए और एक्चुअल डिलीवरी ना लेना, दिस इज स्पेकुलेशन. एक एक्चुअल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस से बचने के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा. इन्वेस्टर या डीलर शेयर्स में लॉस से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है. स्टॉक एक्सचेंज या फॉरवर्ड मार्केट के मेंबर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लॉस से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है. सर जी 4 मिनट आपके पास है, जल्दी से ये सारा पढ़ लीजिए. वो ये कह रहे हैं कि अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल डिलीवरी का हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल डिलीवरी का हो गया तो फिर इसमें क्या खास बात है? अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल डिलीवरी का होगा फिर तो वो स्पेकुलेशन होता ही नहीं है. हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल डिलीवरी नहीं होनी. इसकी खास बात ही यही है कि ये एक्चुअल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट ना, एक्चुअल डिलीवरी नहीं होनी उसके बावजूद ये स्पेकुलेशन नहीं है. यही तो इसमें खास बात है. अगर बाद में वाकई में शुगर केन एक्चुअल में ट्रक आ जाने हैं तो ये तो एक्चुअल डिलीवरी हो गई. एक्चुअल डिलीवरी तो स्पेकुलेशन बिजनेस होता ही नहीं है, इसमें तो खास बात ही नहीं है. बात तो यह कि मैंने एक्चुअल डिलीवरी भी नहीं लेनी, प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया और जब टाइम आएगा लेट्स से 31 दिसंबर तो मैं एक्चुअल में पैसे ले या दे रहा हूं, सेटल कर रहा हूं. सच्ची समझ आ रही है? इसके बावजूद ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ये रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट किया ही मैंने इसलिए था कि एक्चुअल डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लॉस ना हो. तो अगर मैं एक्चुअल डिलीवरी ले लूं तो वो तो स्पेकुलेशन होगा ही नहीं. उसमें कौन सी बखार, उसमें कौन सी, ये तो एक नॉर्मल बात है. वो तो ट्रेडिंग है, वो तो ट्रेडिंग है ना सर. ट्रेडिंग का तो मसला ही नहीं है. ट्रेडिंग तो है ही नॉन स्पेकुलेटिव. स्पेकुलेशन है ये कि एक्चुअल में प्लॉट लिया ही नहीं है. सही समझ आ रही? एक्चुअल में
डॉलर लिया ही नहीं है आपने, सिर्फ डॉलर की फ्लक्चुएशन, एक्चुअल में शेयर लिया ही नहीं है, उसकी सिर्फ फ्लक्चुएशन से आपने गेन या लॉस कमाया। सर जी टैक्स इंप्लीकेशन क्या है? टैक्स क्या कहता है? बात नंबर 1, बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट। सर स्पेकुलेशन बिजनेस के हवाले से वो कहता है कि बिजनेस को ट्रीट किया जाएगा डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। बिजनेस को सेपरेट, डिस्टिंक्ट और सेपरेट ट्रीट किया जाएगा किसी दूसरे बिजनेस से। Business shall be treated as distinct and separate from any other business carried on by the person. This part shall apply separately to the speculation business and the other business of the person. सर जी पहली बात ये है, बिजनेस को स्पेकुलेशन बिजनेस को अलहदा ट्रीट करो, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को अलहदा ट्रीट करो। स्पेकुलेशन के खर्चे अलहदा लिखे जाते हैं, नॉन स्पेकुलेशन के खर्चे अलहदा लिखे जाते हैं। अगर खर्चे कॉमन होंगे तो उन्हें क्या किया जाएगा? तकसीम। याद है मैंने आपको पोर्शनमेंट पढ़ाते वक्त कहा था, जब एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम हो तो वो पोर्शनमेंट होती है, जब कुछ एनटीआर एफटीआर हो तो वो पोर्शनमेंट होती है, और तीसरे नंबर पे कहा था जब एक ही हेड के अंदर मुख्तलिफ पर्पज हो तो वो पोर्शनमेंट होती है। यानी ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस ही, स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन अलग अलग है, पर्पज मुख्तलिफ है। इसी वजह इस केस में भी अपोर्शनमेंट यानी तकसीम होती है खर्चों की। एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम अ स्पेकुलेशन बिजनेस फॉर अ टैक्स ईयर कंप्यूटेड शैल बी इंक्लूडेड इन द पर्सनस इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। Any profit and gain arising from a speculation business for a tax year computed shall be included in the person's income chargeable to tax under the heading income from business. सर कोई भी प्रॉफिट और गेन हो जो अराइज हो रहा हो स्पेकुलेशन बिजनेस से, उसको कंप्यूट किया जाएगा shall be person's income chargeable to tax under that income from business. Any profit and gain arising from a speculation business for a tax year shall be included in the person's income chargeable to tax under the head income from business. सर जी अल्टीमेटली स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन आएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस में। सर स्पेकुलेशन में कोई लॉस हो जाए, स्पेकुलेशन का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन की इनकम के साथ एडजस्ट होता है। Loss of a person arising from a speculation business sustained for a tax year shall be set off only against the income of a person. Sir ji, loss of a person arising from a speculation business sustained for a tax year shall be set off only against the income of a person from any other speculation business. स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड होगा। सर स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के गेन के साथ एडजस्ट होगा, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा। स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के गेन के साथ एडजस्ट होगा, ना एडजस्ट हो सके तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि अगर एक से ज्यादा सालों का स्पेकुलेशन का लॉस हो, तो पुराना लॉस पहले एडजस्ट होगा। आपको बताऊं ये तीनों बातें मैं आपको कैपिटल गेन में सिक्योरिटीज की बात एरिया में भी बता चुका हूं।
कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा, ना एडजस्ट हो सके तो 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर 1 से ज्यादा साल का लॉस हुआ तो पुराना लॉस पहले, और मुश्किल तो नहीं है। लो सर, निकाल लीजिए E1। पॉज कीजिए सर जी, ये सवाल प्लीज देखिए। E1 MSXYZ Enterprises deals in cloth trading. Total revenue from cloth trading was 10 million during the year 20YY. The gross profit from the trading business was amounting to 2 million. सर जी क्लोथ ट्रेडिंग से 10 मिलियन की सेल हुई है और ग्रॉस प्रॉफिट 2 मिलियन का हुआ। ड्यूरिंग द ईयर द प्राइस फ्लक्चुएशन वर वेरी हाई इन क्लोथ मार्केट। कंसिडरिंग दिस ट्रेंड, MSXYZ Enterprises also made forward purchase of cloth to reap the benefit of price fluctuation. In April 20YY, the enterprise agreed to purchase Bengali cloth of 20,000 bundles किस रेट पर? 100 रुपए पर बंडल। The delivery of which was expected in June 20YY. The seller agreed to purchase the same goods at the rate ruling at the date of sale. In June, the price of Bengali cloth has been increased to rupees 120 per bundle. जून में कीमत 100 से बढ़ के कितनी हो गई है? MSXYZ Enterprises disposed of that cloth of 200 bundles to the seller at a market price without taking any delivery. सर जी इशारे मिलते हैं आपको, स्पेकुलेशन है या नहीं? यार मेरी बात समझ आ रही है? यहां पर बड़ा क्लियर हो गया कि जनाब, यहां पर बड़ा क्लियर हो गया सर उसने बंगाली क्लॉथ लिया है 100 रुपए के हिसाब से, 120 के हिसाब से डिस्पोज कर दिया और एक्चुअल डिलीवरी भी नहीं ली। इसका मतलब है ये क्या है? सर समझ आ रही है? ये स्पेकुलेशन है। अब अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, फिर उसके बाद वो आगे कहता है टोटल रेवेन्यू था, क्लोथ से जो रेवेन्यू आ रहा था वो 2.4 मिलियन था। एंटरप्राइज ने अर्न किया 4 लाख। टोटल एडमिन एंड जर्नल एक्सपेंसेस हैं 1 मिलियन। इट इज वर्थ मेंशनिंग that the carried forward loss of the enterprise was 1 million in respect of business, whereas a speculation loss was 2.5 lakh. Speculation loss 2.5 लाख था। Speculation loss 2.5 लाख था। अच्छा जी, यानी आसान अल्फाज में इसने आपको रेवेन्यू टोटल भी बता दिया। क्लोथ जो सेल हुई है वो 2.4 मिलियन की थी। एंटरप्राइज ने अर्न किया 4 लाख। एडमिनिस्ट्रेटिव और जर्नल एक्सपेंसेस थे 1 मिलियन के। और वो कहता है वर्थ मेंशनिंग ये है कि कैरिड फॉरवर्ड लॉस ऑफ द एंटरप्राइज कितना था? 1 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, वेयर द स्पेकुलेशन लॉस कितना था? 2.5 लाख। जी स्टोरी आपके सामने आ गई। अब इसको शुरू करते हैं जरा। एक तरफ लिखूंगा स्पेकुलेशन, एक तरफ लिखूंगा नॉन स्पेकुलेशन और एक तरफ होगा टोटल।
सर जी रेवेन्यू बताइएगा जरा। सर जी टोटल ये जो ट्रेडिंग से रेवेन्यू है वो कितना है? ट्रेडिंग से जो रेवेन्यू है वो 10 मिलियन है। और ट्रेडिंग से कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? सर जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नहीं पता, लेकिन उसने हमें जीपी पता। सर जी जीपी कितना है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी? यार मेरी बात समझ आ रही है? नॉन स्पेकुलेशन है 10, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 8, जीपी है 2। स्पेकुलेशन की बात करते हैं। स्पेकुलेशन की बात करते हैं। सर जी स्पेकुलेशन कितना था? 20,000 ज़रबे 120, 2.4 मिलियन। और कॉस्ट कितनी थी? 2 मिलियन। और सर फायदा कितना हो गया? 0.4 मिलियन। नॉन स्पेकुलेशन हो गया, नॉन स्पेकुलेशन हो गया, स्पेकुलेशन हो गया, और ये टोटल हो गया 12.4, और ये 10, और ये 2.4। अच्छा जनाब, उसके बाद उसने आपको कहा है एडमिन और जर्नल एक्सपेंसेस कितने थे? 1 मिलियन के। अब ये वो एक्सपेंस होता है जिसको कहते हैं कॉमन एक्सपेंस। और ये कॉमन एक्सपेंस क्या होता है? अपोर्शन होता है, यानी तकसीम होता है। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? ये कॉमन एक्सपेंस क्या होता है? अपोर्शन होता है या तकसीम होता है। कॉमन एक्सपेंस अपोर्शन होता है या तकसीम होता है। अच्छा जी, ये हमारा 1 का एक्सपेंस है। अब मुझे ये बताओ कि नॉन स्पेकुलेशन के हिस्से में कितना आएगा और स्पेकुलेशन के हिस्से में कितना आएगा। रेवेन्यू की बेस पर, रेवेन्यू की बेस पर तकसीम करेंगे। पता है कैसे तकसीम करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 12.4 मल्टीप्लाई बाय 1। जी बताइएगा। .806 कह दूं? 0.806 इसमें से लेस होगा। अब करो 2.4 डिवाइडेड बाय 12.4 मल्टीप्लाई। यार ये समझ आ रही है 2.4 कहां से आ रहा है? ये देखो ये रेवेन्यू है स्पेकुलेशन का, और 12.4 कहां से आ रहा है? ये टोटल रेवेन्यू है। यार मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? सर जी प्लीज बताइएगा कितना आ गया। 194 कर दूं? पूरा हो जाएगा ना? 200, 100। लो सर ये लेस कर दिए जी। ये एक्सपेंस था, ये लेस किया, तो अब क्या आ गया हमारे पास? नेट प्रॉफिट। जी नेट प्रॉफिट कितना है? 1.194। दूसरे का 0.206।
तीसरे का यहां पर तो 1.4। अच्छा जनाब, ये हो गया। ये नॉन स्पेक जो आपका नेट प्रॉफिट आ गया, या इसको आप कह लीजिए कि टैक्सेबल इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया। अब इसके बाद उसने आपको अगली इंफॉर्मेशन दी है कि भाई उसके कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस भी हैं। बिजनेस का कितना है 1 मिलियन और स्पेकुलेशन कितना है 2.5 लाख। बिजनेस का है 1 मिलियन और स्पेकुलेशन कितना है 0.250। सर ये है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ये है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। तो 1.194 में से 1 लेस करेंगे तो क्या आ गया 0.194, और 0.206 में से 0.250 लेस करेंगे तो ये आएगा 0.44। सर जी आप मुझे बताएं, स्पेकुलेशन का लॉस नॉन स्पेकुलेशन के साथ एडजस्ट होगा? स्पेकुलेशन का लॉस नॉन स्पेकुलेशन के साथ एडजस्ट नहीं होता, बल्कि क्या होगा कैरिड फॉरवर्ड। कितने अरसे के लिए 6 years। इस तरह से ये सवाल करना था। दिस वाज E1 चैप्टर। सर जी क्या ये आपको अच्छे से समझ आ गया? इसको नोट कीजिए। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 11, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5। ये 2 सवाल हैं, जरा मार्क कर लीजिए कि ये आपकी होम असाइनमेंट है। लोन ट्रेडर है जी, बिल्कुल सेम यही सवाल है। और दूसरा कौन सा है? जमील एंड कंपनी। सेम यही सवाल है, यही सवाल है सर जी। इसको पॉज कर दीजिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग में भी मैं ये बात नहीं आने देता, आपकी इतनी ख्याल कर रहा हूं इज्जत का, नहीं तो बच्चों को पता चल जाए कि क्लास में भी कोई काम नहीं करता। वो समझते सिर्फ ऑनलाइन वाले नहीं करते। अच्छा, अब बात ये है कि मैंने प्लान ये किया हुआ है कि जैसे ही ये कंप्लीट होगा ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस को बिल्कुल साथ के साथ लेके चलो। इस पे आप अलगर्जी नहीं करनी। इनकम फ्रॉम बिजनेस और सैलरी, इन 2 एरियाज का मैं आपको मिड कह लें या ग्रैंड टेस्ट कह लें, वो दूंगा, वो करना है। सर समझ आ रही है? तो वो मुझे अंदाजा है कि यार ये सवाल कम से कम सैलरी और यही वाला ही जो है ये 35-40 नंबर का पेपर में आना है, उसी का ही मैं आपसे ग्रैंड टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अगले मंडे को। ठीक है, हम इस टाइम पे करेंगे, या मंडे वाले दिन अगर ऑफ हुआ तो ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है सर जी, आप लोग, मैं यकीन करें, सिर्फ ये बार बार पूछने का मकसद सिर्फ ये है, इंडिविजुअली पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे पूरे 10-12 मिनट हो गए ये वाली एक्टिविटी करते, सिर्फ ये कि यार आपको इंडिविजुअल लेवल पर एक बार ख्याल होना। यार सर मुझसे पूछते हैं, मैं भी ऐना कोई ऐसा आदमी है कि बार बार पूछता रहता हूं, और आप भी उससे ज्यादा जालिम है कि आपको भी हाँ नहीं जी। मैं भी जिद में लगाऊं कभी भी कहेगा ना हाँ, और आप भी जिद में लगेंगे यार मैं नहीं बारी नहीं कहना सर, आप भी कहेंगे यार रह नहीं दो की पूछना। लेकिन सर मैं पूछता रहूंगा आपसे, और सर आप जाग जाएं, यकीन करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं बस ये बात कहूंगा, ये टाइम, इस टाइम पे आपका सीरियस, यकीन करें सबसे ज्यादा एफर्ट करने का टाइम है।
ये जो करंट टाइम चल रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है आपके सेशन का, जिसमें आपने क्वालिटी डालनी है। बच्चे आमतौर पे सीरियस होते हैं फरवरी के महीने में, उस वक्त गेम ओवर हो गई होती है। उस वक्त पढ़ना पता है कि इसलिए होता है कि यार मेरे 38 नंबर आए, थोड़ा ही रह गया सी बस। सर आपने अब पढ़ना, अब आपने अपना एक्सेलरेटर जो है ना वो फुल प्रेस करके फुल जान मार दें। ये जनवरी का अब ये आखिरी टाइम रह गया, जनवरी के 8-10 दिन, ये फरवरी का 1 महीना, यही गेम है। सॉरी जनवरी और दिसंबर का, सॉरी दिसंबर के 10 दिन और जनवरी का 1 महीना, यही असल में डिफरेंस क्रिएट करता है। फरवरी में हर बंदा पढ़ रहा होता है, जिसने कभी क्लास नहीं उठाई वो भी फरवरी में जरूर एक बार पढ़ लेता है। तो जो फरवरी में भी नहीं पढ़ता वो तो वैसे ही जाता भाई, सुनता हुआ जाता है, सोचता हुआ जाता है कि मैंने ये सब्जी वापस घर लेके आनी है। वो पेपर थोड़ी देता है, वो तो सिर्फ आई के आपको फीस देने जाता है कि भाई मैंने फीस दी है, मैं जाके तो देखूं कि पेपर से इतना कंडक्ट किया या नहीं किया उन्होंने। ऐसे बंदे बाहर निकल के बड़ा तबसरा कर रहे थे, यार जब पेपर मिले ना पहले 15 मिनट तक आवाज नहीं आई। अच्छा जिसको बेचारे को पेपर मिला है, जो प्रेशर में है, वो अपना पेपर पढ़ रहा होता है, उसको नहीं होश होती। तो ऐसे बंदे तबसरा, इस बार सैलरी का 22 नंबर का पूछा, पेपर में बैठे सोच रहे थे सैलरी का 22 नंबर का पूछा, आहिस्ता आहिस्ता पेपर मुश्किल करता जा रहा है। ये मजे की बात है, खुद पास नहीं हुए वे, ना ही होना है, ये भी पता है कि ये वाला पेपर नहीं आता, लेकिन ऐसा कमाल तबसरा पेपर के ऊपर। और अगर 3-4 नंबर का सवाल आउट ऑफ बुक आ गया है या आउट ऑफ सिलेबस आ गया है तो उसके ऊपर बड़ी बड़ी तकरीरें और बड़े बड़े मैसेज, पेपर खत्म होते साथ ही आई क्या हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। 96 नंबर का पेपर खुद नहीं आता था, नहीं वो तो मेरी गलती है ना, उसको छोड़ दें आप। ये जो 4 नंबर का आई क्या आपने पूछा, ये कहां है किताब में दिखाओ। फिर टीचरों के साथ आगे मशवरे। अच्छा हम उस मौके पे बच्चों को कह रहे होते हैं कि यार आपके अगले पेपर है वो तैयार करें, और सर वो बस मैंने बैठना ही है, वो मुझे आता नहीं है। असल तैयारी मैंने टैक्स की हुई थी। ये जो जिसकी असल तैयारी की होती है ना, उसका ये हाल होता है कि बस उसके तबसरे पे ही एक्टिव होते हैं। जरा बात पूछोगे, सर पिछली से पिछले अटेम्प्ट में भी 6 नंबर का आउट ऑफ बुक आया था। मैं कहा यार आपको कैसे पता, कहते मैंने खुद दी है। मैंने कहा यार आप पास करो, तबसरे ना करो। यकीन माने पेपर निकालें, इधर उधर की बातें छोड़ दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। जो बच्चा पास हो गया वो समझदार है, जो बच्चा पास ना हुआ वो बेवकूफ है, चाहे वो अपने आप को जितना मर्जी अल्ट्रा जीनियस समझता हो। बस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।